हेलो दोस्तों। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल का एक नया अध्याय। जैसे आपको पता हूँ कि मैंने आपको बता रखा है कि हम स्टोन एज पढ़ रहे थे। स्टोन एज के पहले लेक्चर में हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने चाल्कोलिथिक और मेगालिथिक पढ़ा। आज हम उसका एड ऑन पढ़ने जा रहे हैं। एज यू नो, मैं हर चैप्टर में एक बेस नोट्स पढ़ाता हूँ, एक एड ऑन नोट्स पढ़ाता हूँ। एड ऑन नोट्स जो मैंने मेरे खुद के पर्सनल एक्सट्रैक्टेड पॉइंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से, है ना, उसमें मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो लेट अस बिगिन स्टोन एज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं जो एड ऑन टॉपिक्स हैं। ठीक है, मिसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स। मिसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स पे यूपीएससी ने हिस्ट्री ऑप्शन में कई बार सवाल पूछे हैं। आपको मैंने जैसे कल बताया था, मिसोलिथिक रॉक पेंटिंग सबसे पहले इसमें जिक्र होगी भीमबेटका केव्स की। भीमबेटका केव्स कहाँ था? ये मध्य प्रदेश में पाया पाया गया था। इसमें कई एरा की पेंटिंग्स पाई गई हैं। कई एरा की पेंटिंग्स हैं। एरा मल्टीपल पेंटिंग्स हैं, मल्टीपल एरा की पेंटिंग्स हैं। पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट पेंटिंग्स हैं वो किस एरा की हैं? मिसोलिथिक एज की है। मिसोलिथिक एज की है। ठीक। कलर्स क्या क्या हैं? कलर्स हैं उसमें ग्रीन, रेड, वाइट। ठीक है। सोर्स क्या है? देखिए, रेड जो था वो हेमाटाइट से है मिला। ग्रीन जो बनाए वो इन्होंने बनाए हैं चैल्कोडेनी से। किससे? चैल्कोडेनी से। इसके अलावा थीम्स क्या क्या है उसके अंदर? थीम्स जो हैं वो हैं हंटिंग सीन्स, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन सीन्स, डांसिंग सीन्स, हाउस होल्ड वर्क करते हुए महिलाओं के दृश्य हैं। ठीक है। इसके अलावा वुमेन गैदरिंग सीन्स, ये सब चीज है। कहीं ना कहीं ये, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इस पेंटिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि ये लेबर डिवीजन दिखाता है। कैसे दिखाता है लेबर डिवीजन? कि भाई, जो मेल है वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। जो वीमेन है उनको जनरली आप देखेंगे हाउस होल्ड वर्क करते दिखाया गया है। जनरली मेल को हंटिंग करते दिखाया गया, वुमेन को कल्टीवेशन और हाउस होल्ड वर्क करते दिखाया गया है। और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? ये बताता है कि उस एज में लोग जो थे वो आर्टिस्टिक स्किल्स थे उनके अंदर, तभी पेंटिंग्स बनी है। ठीक। तीसरा, उनके अंदर म्यूजिकल स्किल्स भी थी, म्यूजिकल टेस्ट भी थे। म्यूजिकल टेस्ट भी थे, तभी वो डांसिंग सीन भी है वहां पर भीमबेटका केव में। और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए एक आदमी की भी सीन है ना। तो ये इसके इंपॉर्टेंस हो गए। इसके अलावा वो जो कल्टीवेशन दिखा रहा है, हंटिंग गैदरिंग दिखा रहा है, तो उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी वो कम लाइट डाल रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी वो कमेंट कर रहा है। तो ये इस भीमबेटका केव के अंदर हो गया। और नॉट ओनली भीमबेटका, कौन कौन और साइट्स हैं? एक तो आपके हो गए भीमबेटका, दूसरी हो गई भीमबेटका के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर लखू दियार है। ठीक। सुंदरगढ़ है, संबलपुर है उड़ीसा के अंदर। ये सब इंपॉर्टेंट आपके हैं। देखिए क्यों हिस्ट्री ऑप्शन प्रीलिम से बहुत मदद करता है। एक साल आ गया था लखू दियार का लोकेशन 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, है ना। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री ऑप्शन लेने का मैंने कई जगह बेनिफिट देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये है चैल्कोलिथिक से एड ऑन। मैंने आपको बताया था कल कि चैल्कोलिथिक एज जो था, है ना, वो उसमें पॉटरी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। कैसे? तो यही मैं बता देता हूँ चैल्कोलिथिक में पॉटरी कैसे इंपॉर्टेंट है ना। पॉटरी इन चैल्कोलिथिक, ये कैसे इंपॉर्टेंट है? ये कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट है पॉटरी इन चैल्कोलिथिक कि ये बताता है कि वहां पर एक फ्लरिशिंग सेरामिक इंडस्ट्री थी। भाई, सेरामिक इंडस्ट्री थी तभी इतने इतने डिजाइन के पॉटरी बन रहे थे। ग्रेन्स के कल्टीवेशन होते थे, क्योंकि पॉटरीज के अंदर राइस के, वीट के हस्क पाए गए हैं, तो ग्रेन्स के स्टोरेज होते थे उस पॉटरी में। तीसरा, ये वहाँ के सोशल लाइफ के बारे में बताता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मैंने आपको बताया है। कई ग्रेव्स में अच्छे पॉटरी मिलते थे,
महंगे, कई में सस्ते, जो बताता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन उस जमाने में था। ये वहाँ के रिलीजियस लाइफ के बारे में बताता है, क्योंकि पॉटरी पाए गए हैं कहाँ, ग्रेव्स के साथ, मतलब पीपल यूज टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। पॉटरीज के ऊपर पेंटिंग बनाई गई है। कैसी पेंटिंग बनाई गई? BRW, ब्लैक बैकग्राउंड होता था। नाम याद रखिएगा, मैं ऐसे प्रीलिम्स के लिए याद रखता था, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बैकग्राउंड, सॉरी, रेड बैकग्राउंड होता था, रेड बैकग्राउंड होता था, एंड ब्लैक अब उसके अपर लेयर में लगाया जाता था, अपर लेयर। ठीक है, और क्या थे भाई, मैंने सारी चीज बता दी। हाँ, चूंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी सेम पॉटरी पाई गई है, सिमिलर पॉटरी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये उनके बीच में क्या बताता है, कहीं ना कहीं उनके बीच में ट्रेड रिलेशन था। और मैंने आपको कल भी बताया था कि कई डिबेटेबल सोर्सेज जो कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस एंड दोस चालकोलिथिक कल्चर, दैट इज कायथा कल्चर, आहार कल्चर, गिलुंद, पलाथाल, ये सब साइट्स थे। और आपका सेवालदा कल्चर, रंगपुर कल्चर, प्रभास कल्चर, ये सब ओवरलैप कर रहे थे इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा कई फॉरेन आर्टिकल, रोमन आर्टिकल्स पाए गए हैं, जो बताता है, पॉटरी ये भी बताता है कि उनके फॉरेन रिलेशन कैसे थे। तो ये इस तरह से आपसे आ सकता है कि हाउ pottery served as the most important for as source for the, you can say, decipherment of the Chalcolithic history, या for the reconstruction of Chalcolithic history. ओके okay? सर क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं? बिल्कुल लिमिटेशंस हैं इसकी। लिमिटेशंस ये कुछ खास नहीं, यही है कि सिर्फ पॉटरी एक ओवरव्यू दे सकता है जमाने का, उसकी एक एक बारीकियों की चीजों नहीं बताता है। उन बारीकियों को, चीजों को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं अदर सोर्सेस के साथ इनको कोरिलेट करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, बट टू कंक्लूड यू कैन से, नो डाउट it does not provide the complete picture of the Chalcolithic age, yet the history of the Chalcolithic age cannot be considered to be complete without the pottery related artifacts। एक बहुत बढ़िया सुंदर कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट, मेगालिथिक कल्चर्स में अब ये नेक्स्ट आ रहा है, मेगालिथिक कल्चर से रिलेटेड कुछ एड ऑन्स। मेगालिथिक कल्चर के बारे में ये है कि किस तरह के बरियल्स थे, टाइप्स ऑफ बरियल्स से रिलेटेड ये एड ऑन। टाइप्स ऑफ बरियल्स कैसे थे? बहुत तरह के बरियल थे, मैं एक एक करके बताता हूँ। केव बरियल, है ना, केव बरियल जो था ये आ सकता है, अभी तक नहीं पूछा यूपीएससी ने। केव बरियल था, ये लेटराइट सॉइल के अंदर पाया जाता था, लेटराइट सॉइल के केव्स पाए जाते थे। और कहाँ पाया जाता था? केरला के अंदर पाया जाता था। ठीक है, केरला के अंदर है। और कहाँ पाया जाता था? ममल्लापुरम में पाया गया है ऐसा एक तरह के केव। दूसरा कैसा केव था? वुड स्टोन्स। वुड स्टोन्स एक तरह के केव्स थे, इस तरीके के डायग्राम भी है मेरे पास, इस तरह के वुड स्टोन्स थे। ये भी केरला में पाए गए हैं, डोम शेप्ड होते थे ना, दिस इज डोम शेप्ड, केरला में पाए गए हैं। देन कैप स्टोन्स, ये झारखंड में पाए गए हैं। ठीक है, सॉरी, केप स्टोन्स जो है तमिलनाडु में पाए गए हैं, कर्नाटका में पाए गए हैं। देन मेनहिर्स, मेनहिर्स एक तरह के पिलर टाइप होते थे, है ना, पिलर्स टाइप, जैसे ग्रेव्स कैसे पिलर्स टाइप, ये झारखंड में पाए गए हैं। ठीक है, ये झारखंड में पाए गए हैं। इसके अलावा पिट बुरियल्स, पिट बुरियल्स थे, ये कहाँ पाए गए हैं? ये अधिछनलूर में। आप बोलोगे सर ये फैक्चुअल क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेंस में बार बार कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शन में जब तक आप टाइप्स ऑफ बुरियल आ जाए, कमेंट ऑन द टाइप ऑफ बुरियल्स इन द मेगालिथिक एरा, आपको चार पांच बताना होगा। केव बुरियल था, ये कहाँ पाया गया? मेनहिर झारखंड में पाया गया, वुड स्टोन्स तमिलनाडु में पाया गया, कैप स्टोन्स कर्नाटका में पाया गया। ठीक है, पिट बुरियल वहां पाया गया। ये कहानी थी उसकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि भैया इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी में बहुत कुछ मैंने कल बात कर ली थी, आज फिर उसमें आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ, या सॉरी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो क्या है भाई, टैंक से इरिगेशन होता था। राइस, रागी के एविडेंस पाए गए हैं, पय्यमपल्ली से राइस हस्क पाए गए हैं,
कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से, जो बताता है कि राइस उनका स्टेपल फूड था। कैटल, शिप, गोट, ये मैं कल ही बताया था, इनके स्केलेटन पाए गए हैं। इसका मतलब इन एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन होते थे। हंटिंग स्केलेटल पाए गए, मतलब हंटिंग भी चलती थी। पेंटिंग्स पाए गए, फिशिंग नेट्स पाए गए हैं कहाँ पे, टेराकोटा फिश नेट पाए गए हैं टकाला घाट में। फिश हुक्स पाए गए हैं तमिलनाडु में। विच शोज की क्या प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या करते थे, एग्रीकल्चर। उसके सपोर्ट में एविडेंस है कि भाई राइस हस्क पाए गए हैं कुर्ग कर्नाटका में। पयमपल्ली में रागी पाई गई है। टैंक पाया गया जिससे इरिगेशन होता था। इसके अलावा फिशिंग नेट्स, फिशिंग हुक्स पाए गए हैं। ठीक है, फिशिंग नेट्स पाए गए हैं, आपको फिश हुक्स पाए गए हैं तमिलनाडु में। फिशिंग नेट्स पाए गए हैं टकाला घाट में। इसके अलावा गोट शिप के स्केलेटल्स पाए गए हैं, जो बताता है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड हंटिंग दोनों होती थी। प्राइमरी एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी कौन सेक्टर जो था वो नहीं था। जैसे एविडेंस पाए गए हैं स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स की इंडस्ट्री पाई गई है कहाँ पे, पयमपल्ली में। कहाँ पे पाई गई है, पयमपल्ली में स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स की पाई गई है। एक बीड इंडस्ट्री पाई गई है महुरझाड़ी में। कहाँ पाई गई है, बीड इंडस्ट्री महुरझाड़ी में पाई गई है। वुडन वर्क पाया गया है हलूर, हलूर में वुडन वर्क पाया गया है। पॉटरी रिलेटेड इंडस्ट्री भी थी। ठीक है। टर्शियरी सेक्टर, दैट इज जो आप कहते हैं बिजनेस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है, ट्रेड ट्रेड सेक्टर, वो भी था। रोमन के कॉइन्स में कल भी आपको बताया था, रोमन कॉइन्स बताए गए हैं। लेटर एज, इसका मतलब था कि मेगालिथिक एज लेटर एज में भी फर्दर फ्लरिश किया, और रोमन के साथ उनके सिविलाइज, उनके ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन और ट्रेड ट्रेड होते थे। तो सेकेंडरी आप कौन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या बता सकते हो, बीड इंडस्ट्री थी माउरझाड़ी में, वुडन वर्क हलूर में पाया गया था। देन आपको मेटल स्मेल्टिंग इंडस्ट्री पाई की एविडेंस पाई गई है पयमपल्ली में, है ना। तो ये सब है, और ट्रेजरी का आपको पता ही है रोमन्स के साथ उनका ट्रेड होता था। तो ये एडॉन्स थे मेगालिथिक के। कुछ एडॉन्स और है मेगालिथिक से रिलेटेड, 3-4 क्वेश्चन के फॉर्म में है, जो मैं समझता हूँ कि आपको उसमें सब एक ही फॉर्म पे बेस्ड है। उसमें से 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उनको उनको ला रहा हूँ, थोड़ा वेट करेंगे। हाँ, ये कुछ हेड ऑन्स हैं जो मैं आपको ऐसे कुछ में से कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो यू माइट गेट कंफ्यूज। ये सब मेगालिथिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज मेगालिथिक कल्चर कैन बी रिगार्डेड एज फाउंडेशनल फेज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चन, फाउंडेशनल फेज, देखिए मेगाल क्या क्या है, कीवर्ड समझिएगा, मेगालिथिक कल्चर एंड फाउंडेशनल फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि मेगालिथिक एज अप्रोक्सीमेटली 1100 बीसी से 100 बीसी तक रहा, पर इसका जो पीक टाइम था पेनिनसुलर इंडिया में वो था 600 बीसी से 100 बीसी, ठीक है। एंड इंट्रो में आप लिख सकते हैं, इट मार्क द स्टार्टिंग ऑफ मेटल एज इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में आप ये मेटल एज को स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं कि कैसे ये फाउंडेशनल फेज है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल पेनिनसुलर इंडिया में स्टार्ट हुई, ये बता सकते हैं। लोग ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर में लोग राइस ग्रो करने लगे, रागी ग्रो करने लगे। इसके अलावा एनिमल डोमेस्टिकेशन करने लगे। उसके अलावा एविडेंस जो हमने पिछले चैप्टर में बात, पिछले स्लाइड में बात की, कि वहाँ पे शीप गोट के स्केलेटल पाए गए, फिशिंग नेट्स पाई गई। फिर इंडस्ट्री में आप बता सकते हैं, माहुरझारी में बीड इंडस्ट्री पाई गई, वुडन वर्क पार गए हलूर में। रोम के साथ ट्रेड हो रहा था। तो कहीं पर भी सिविलाइजेशन पहले स्टैब्लिश कैसे होता है, पहले प्राइमरी सेक्टर स्टैब्लिश होता है, वो सरप्लस प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बेसिस पर सेकेंडरी सेक्टर स्टैब्लिश करता है। तो यहाँ सारे खूबी थे, ठीक है। और लोगों के हैबिटेट्स थे, आपने देखा कि लोगों के हैबिटेट्स थे, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड था। तो ये सारी चीज एक सिविलाइजेशन की ओर इशारा करती हैं, ठीक है। और इसी प्रकार तीनों इकोनॉमी की बात करें, सेडेंटरी लाइफ, यूज ऑफ मेटल, use of secondary sector of economy, that is pottery, bead making at Mahurjari, and determined
एंड डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी, फिर बिगिनिंग ऑफ ट्रेड विथ रोमन्स। ये सब एक सॉलिड बेस प्रोवाइड किए, किसको प्रोवाइड किए, एक सॉलिड बेस प्रोवाइड किए फर्दर सिविलाइजेशन इन साउथ इंडिया, और इसीलिए इसको एक फाउंडेशनल फेज कहा जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस द एक्सटेंट, सेटलमेंट पैटर्न एंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। देखिए, डिस्कस है डायरेक्टिव वर्ड, तो आपको सिंपली डिस्कस करना है, कोई क्रिटिसिज्म लिमिटेशन की बात नहीं करनी। एक्सटेंट, एक्सटेंट आप बहुत अच्छे से नेवर फॉरगेट टू ड्रॉ मैप, मैप बना कर सकते हैं कि दो झारखंड में भी पाए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि मेगालिथिक साइट नॉर्वे, इंग्लैंड, यूरोप तक में पाए गए हैं। लेकिन जो पीक था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो था साउथ। कुछ साइट्स के नाम लिख देंगे, लाइक हलूर, मस्की, अधिछनलूर, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंट, एक्सटेंट में आ गया। पैटर्न, मैंने आपको बता दिया कि पैटर्न में क्या था कि भाई इनके जो मेन एविडेंस हैं वो किससे पाए गए हैं, ग्रेव्स से पाए गए हैं। फिर आप बता सकते हैं कि ग्रेव्स किस किस फॉर्म के थे, ठीक है। और उसके बाद उनका बताए गए पॉपुलेशन क्या था, पैटर्न ऑफ लाइफ क्या था, सेडेटरी लाइफ जीते थे, ठीक है। कहाँ ऑक्यूपाई किए थे, मेनली वो साउथ ऑफ विंध्यास में ऑक्यूपाइड थे, ठीक है। इरिगेशन टैंक थी जिससे पता चला लोग एग्रीकल्चर करते थे, ये तमाम चीजें बताते। हट्स में रहते थे जो कि थैच्ड रूफ, थैच रूफ का हट्स था उसमें रहते थे, ठीक है। ये सब आप बता सकते हैं। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, जो मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर के बारे में बताइए, फिशिंग के बारे में बताइए, फिर उनके मेटल इंडस्ट्री के बारे में बताइए, उनके रोमन्स के साथ ट्रेड के बारे में बताइए। इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं तीनों चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट, मेगालिथिस फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम नॉर्वे यूरोप टू तमिलनाडु, एग्जामिन द फीचर्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये एग्जामिन वर्ड है, द फीचर्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मेगालिथ्स इन इंडिया, ठीक है। फीचर्स ऑफ मेगालिथ्स इन इंडिया एंड एग्जामिन करना। तो पहले आप इंट्रो कर दीजिए कि ये यहाँ से यहाँ पाया गया, लेकिन इसका मेन जो फोकल पॉइंट था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो था साउथ ऑफ गंजेटिक रिवर। फीचर्स क्या क्या है आप बताइए। बरियल प्रैक्टिस, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस की थी, मैंने हीड्स, कैपस्टोन्स, फुटस्टोन्स। सोशियो रिलीजियस लाइफ के बारे में बताइए कि ग्रेव्स के अंदर आइटम्स पाए जाते थे, यानी वो लाइफ आफ्टर डेथ विश्वास करते थे। इकोनॉमिक लाइफ को समराइज में बता दीजिए, तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक। पॉलिटी के बारे में बताइए कि भाई बहुत यूनिफॉर्मिटी थी ग्रेव्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटी के ओर इशारा ये करती है। हम एग्जैक्टली कभी मतलब कि कैसा था क्या हम नहीं जानते, हिस्टोरियन नहीं जान पाए तो हम क्या जानेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत डिबेटेबल है। बताइए कि ऐसी एक इशारा करती है, लाइट थ्रो करती है। टेक्नोलॉजी, भाई ऐसे ऐसे वो कैप स्टोन्स और स्टैंडिंग ग्रेव्स बनाए हैं कि टेक्नोलॉजी हाई थी। ज्योग्राफिकल स्प्रेड आपको मैंने बता दिया, संगम लिटरेचर में इनकी चर्चा है। तो आप कह सकते हो कि इसको कंक्लूड कर सकते हो, एग्जामिन है डायरेक्टिव, बट थोड़ा आप नेगेटिव इसमें हल्का माइन्यूट क्रिटिसिज्म कर सकते हो कि दो देयर आर few evidences related to megalithic cultures, but whatever evidences are present, they are sufficient and throw good deal of light towards sedentary, organized and pre-civilization era in peninsular India, ठीक है। इस तरीके से आप, तो यही मुझे बताना था, इसी के साथ मैंने स्टोन एज खत्म कर दिया, ठीक है। आई हैव एंडेड स्टोन एज। और उसी सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है कि किस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया में मेगालिथिक एज बेस बनाया सिविलाइजेशन के लिए। आप कह सकते हो कि पहले एग्रीकल्चर हुआ, फिर उसके बेसिस पे जब सर पे सेकेंडरी इंडस्ट्री बैठी, फिर टर्शरी रोम से आने लगा। जब रोम से ट्रांजेक्शन शुरू हुआ तो हमारे पास वेल्थ बना, वेल्थ नॉट इन द सेंस ऑफ बुलियंस, बट हम फ्लोरिश करना शुरू किए। इसके अलावा नॉर्थ दो चीज आपको यहाँ डील करनी है, सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुआ। एक डील करना है कि ये विंध्या है, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ में उसी समय क्या हो रहा था, इंटरेक्शन होना शुरू हो चुका था। कैसे, दक्षिण पथ, दक्षिण पथ पास करता था, वो लिंक करता था दोनों को। साउथ जो था, साउथ जो था वो नॉर्थ को प्रोवाइड करता था प्रीसियस स्टोन्स, प्रीसियस स्टोन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, इस तरह से वो प्रोवाइड करता था, ठीक है। इसके अलावा आयरन टेक्नोलॉजी फैक्टर तो हमने पढ़ ही लिया है। पंचमार्क क्वाइंस थे जनपद रीजन के, पंचमार्क क्वाइंस थे जो नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ गए क्या चीज, प्रीसियस स्टोन्स, और नॉर्थ से साउथ है पंचमार्क क्वाइंस। ये भी इकोनॉमी को फ्लरिश कराए, ठीक है। इसके अलावा रोम के साथ जो ट्रेड रिलेशंस थे, तो भाई रोम के साथ जो ट्रेड रिलेशंस थे उससे वेल्थ बढ़ा, ठीक है। और धीरे धीरे इट प्रोवाइडेड अ स्प्लेंडेड और यू कैन से सॉलिड बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
civilization which further provided a solid base for the formation of यू कैन से किंगडम्स। नॉर्थ में ऑलरेडी किंगडम्स थे और उसकी वजह से साउथ से इंटरेक्शन होने के साउथ में भी किंगडम्स बनने लगे और आप पहली बार संगम एज में जानते हैं कि साउथ में 3 फेमस डायनेस्टीज किंगडम्स बने, चोलास, चेरास एंड पंड्यास, है ना। ये 3 फेमस किंगडम्स आए साउथ में और इस प्रकार साउथ में आप कह सकते हो कि हाउ मेगालिथिक कल्चर्स लिंक करके बताना होगा, हाउ मेगालिथिक कल्चर लेड टू the formation of civilization in south that provided a splendid, a good solid base foundation for the formation of kingdoms in the name of Chola, Cheras and Pandya's। और इनमें आप लिंक करेंगे कैसे हुआ ये कन्वर्ट ड्यू टू इकोनॉमी फ्लोरिशिंग ट्रेड विथ रोम, इस तरह से आप एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। उसमें क्या क्या वर्ड्स यू शुड मेंशन जो है ब्लैक हाईलाइटेड, दक्षिण पथा, पंचमार्क पॉइंट्स, चोला, चेरा, पंड्या, है ना। और आपको बताया एग्रीकल्चर में आप पैडी कल्टीवेशन, आयरन टेक्नोलॉजी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है तमीज हाकम, ठीक है। तमीज हाकम क्या है? दिस इज लिंकिंग बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ में जो इंटरेक्शन हो रहा था उसको हम कहते हैं तमीज हाकम, तमीज हाकम। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में ये सब वर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है। देखिए ऑप्शनल हिस्ट्री बहुत सिंपल है, मेरे 285 फर्स्ट अटेम्प्ट में, और भी जो लोग लाए हैं जैसे नौसीन खान मैम लाई हैं 300 नंबर, फिर लोग 33 जाते में से गए, मैंने फर्स्ट गो में ये लेके आया हूँ। शायद मुझे भी 2-3 अटेम्प्ट मिलता तो आई वुड हैव, मैं हिस्ट्री में तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ भले ही फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आए ना आए, कि आई वुड हैव सरपास्ड ईच एंड एवरी वन इन हिस्ट्री ऑप्शन। ठीक है, मौका नहीं मिला, एक ही बार में मैंने 285 लिया। तो ये कहानी थी। तो मैंने यही चीज किया था कि वर्ड्स कीवर्ड्स की मैंने एक कॉपी बनाई थी, उसको मैं आपको लास्ट में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। उनको आप जब जब कोट करेंगे यू विल फेच गुड मार्क्स। किसी के पास टाइम नहीं हो लाइन बाय लाइन पड़ेगा, वो इन्हीं वर्ड्स को देखता है और नंबर। अब तमीज हाकम, कितनी कॉपियां लगती हैं मेगालिथिक एज में, तमीज हाकम को यूज करेंगे बहुत कम, है ना, इसलिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हड़प्पन सिविलाइजेशन से, और कल से करंट अफेयर के लेक्चर चालू होंगे। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जीएस डेली और हिस्ट्री ऑप्शनल और करंट अफेयर अल्टरनेट। करंट अफेयर मैं बाई वीक बाई मंथली पढ़ाऊंगा, मतलब कि जैसे अब ये जून स्टार्ट हुआ है तो एक बुकलेट आएगी जो 1 से 15 मई तक की करंट अफेयर रखेगी, एक बुकलेट आएगी जो 16 मई से 31 मई तक। और करंट अफेयर की कुछ खास बात बता दूं कि वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी, विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट पीसीएस। मैं बताते चलूंगा कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये एक स्पेशल फीचर्स है इस मैगजीन का। ठीक है, स्पेशल फीचर है जो कि आपको नहीं मिलेगा किसी और मैगजीन के अंदर। ठीक है, थैंक यू। चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा होगा। गरीब तबके तक इस चैनल को पहुंचाएं, है ना। बस आपका सहयोग चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मोनेटाइजेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो आईएएस थिंक टैंक चैनल की तरफ से गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए और अपने ड्रीम में कामयाब होते रहिए। बाय बाय।